नमस्कार प्यारे दोस्तों। भूकंप का वीडियो डाला था लेकिन उसमें आवाज गायब हो गई थी। और YouTube पे एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि दोबारा वही मैटर डालने में बड़ा जोर आता है, क्योंकि ऑफलाइन क्लास लेने में इतना जोर दिया था जितना जोर ऑनलाइन क्लास में आता है। ऑफलाइन का एक अलग माहौल होता है, बच्चों को देखते एनर्जी आ जाती है। यहाँ तो सिर्फ कैमरे को समझाना है, कैमरे के सामने बोलना है, जो भी लताड़ लगानी है वो कैमरे को लगानी है। यानी लताड़ आपको पढ़े लेकिन हम कैमरे को लगा रहे, साउंड देख लेगा, साउंड पढ़ ले। देखिए, रीट में अभी जुड़ा एक टॉपिक है भूकंप, अर्थक्वेक। अभी जुड़ा है ये टॉपिक रीट के अंदर, भूकंप, अर्थक्वेक, जिसे हम कह सकते हैं अर्थक्वेक। देखो बच्चों, रीट में आपके जुड़ा है वो तो नॉर्मल पूछा जाएगा एकदम। जब मैं आपको फुल डिटेल करवा दूंगा तो नॉर्मल चीजें आपको ऐसे ही याद रह जाएगी, जैसे भूकंप की तरंगे हैं, प्राथमिक, द्वितीय और गौण तरंगे, एल वेव्स है, भूकंप मापन है, भूकंप में कितने क्या मापन होता है, सबसे बड़ा भूकंप, ये नॉर्मल क्वेश्चन, विश्व में सर्वाधिक भूकंप, भारत में सर्वाधिक, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन फर्स्ट ग्रेड में भी ये टॉपिक लगता है ज्योग्राफी के अंदर, तो हम फर्स्ट ग्रेड के हिसाब से इस टॉपिक को पढ़ेंगे। अगर मैं बात करूं, विश्व में हर साल कम से कम 8 से 10 हजार भूकंप आते हैं। ये कोई क्वेश्चन नहीं, इनको मत लिखने लग जाना, जो लिखने वाली चीज है वो मैं खुद ही बता दूंगा। हर घंटे में विश्व में कहीं ना कहीं एक भूकंप कन्फर्म आता है। ये जो हमारा धरातल है उसके नीचे कितने किलोमीटर तक है हमें अभी तक नहीं पता, 6000 7000 किलोमीटर तक हो सकता है। अधिकांश भूकंप जो है वो 50 से 100 किलोमीटर के दायरे में ही आते हैं। अधिकांश भूकंप, कितना क्या है हमें नहीं पता। अब देखिए, भूकंप का अध्ययन, यानी जिस विज्ञान के अंदर भूकंप का अध्ययन किया जाता है उसे बोलते हैं सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी, क्या बात है, हमारा दिमाग कई बार ऐसा काम करता है कि हमारा दिमाग एडवांस बोलने लग जाता है कि ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। कई बार एडवांस पड़ जाता है वो चीज। वो आपसे पूछ रहा है भूकंप के अध्ययन को क्या कहा जाता है, नीचे ऑप्शन मिलेगा सिस्मोग्राफी। सिस्मोग्राफी ठोक के आ जाते हैं। वो भूकंप को नापने का यंत्र है, ना कि भूकंप का एक अलग से अध्ययन करने वाला। जैसे बायोलॉजी है वैसे उसी प्रकार से जीवों का अध्ययन करना बायोलॉजी है, उसी प्रकार भूकंप का अध्ययन करने वाला कौन सा है, सिस्मोलॉजी। अब थोड़ी सी हम चर्चा करते हैं। देखिए, ये हमारा धरातल है, ठीक है। मान लो धरातल के अंदर अंदर भूकंप उत्पन्न होगा, धरातल के ऊपर तो होगा नहीं, कहीं ना कहीं नीचे 50-100 किलोमीटर कहीं नीचे। मान लो यहां से भूकंप उत्पन्न हुआ है। अनेक कारण हो सकते हैं, जो भी कारणों का जिक्र हम आगे करेंगे। आराम से आप बस समझते जाओ, सब कुछ याद हो जाएगा। भूकंप जहां उत्पन्न हुआ है, कहां, सबसे नीचे जहां पर भूकंप उत्पन्न होगा, उस क्षेत्र को क्या बोला जाता है, वो मूल है। मूल का मतलब जड़, कहां से उत्पन्न हुआ, यहां से हुआ है, उसे भूकंप मूल या फिर भूकंप का केंद्र, या हम इंग्लिश में कह सकते हैं यह है फोक्स। जहां, यानी फोक्स सेंटर, जहां से भूकंप उत्पन्न हुआ है, यहां से उत्पन्न होके और वर्ताकार रूप से चारों ओर दिशाओं में बराबर भूकंप चलता है। यानी इस प्रकार से चारों दिशाओं में बराबर चलेगा वो, और चलते चलते भूमि के सबसे, वो एकदम एपी सेंटर लंबवत एकदम ऊपर, सबसे पहले यहां भूकंप पहुंचेगा। तभी तो हम कहते हैं कि भूकंप का मूल जो केंद्र था वो भुज था। जैसे गुजरात के अंदर 2001 का भूकंप है, उसका मूल केंद्र भुज था। इसके ऊपर, ऊपर को हिंदी में बोलते हैं अधि, यानी जहां सबसे पहले पहुंचता है उसे एपी सेंटर या अधि केंद्र कहा जाता है। ये भूकंप का अधि केंद्र है। जहां से भूकंप उत्पन्न हुआ उसके जस्ट ऊपर 90 डिग्री जस्ट ऊपर की ओर जो केंद्र, जहां से सबसे पहले भूकंप पहुंचता है उसे अधि केंद्र कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में एपी सेंटर कह सकते हैं। समझ गए? भूकंप सबसे पहले यहीं पे अनुभव किया जाएगा। यानी ये कहां होगा, एकदम ऊपर होगा, एकदम लंबवत होगा। अब कुछ एक शब्द है जिन्हें कई बार एग्जाम में पूछ लेता है, पूछ के उसकी परिभाषा ऐसी देगा। पहले परिभाषा, जैसे एक शब्द है समभूकंप रेखा। समभूकंप रेखा। एक शब्द है सहभूकंप रेखा। सहभूकंप रेखा। और एक शब्द और है जिसका नाम है प्रघात। ये 3 शब्द है। समभूकंप रेखा, समान भूकंप तीव्रता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा। समान भूकंप तीव्रता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा है समभूकंप रेखा। सहभूकंप,
एक ही समय में पहुंचने वाली तरंगों को मिलाने वाली रेखा होती है सह भूकंप रेखा। एग्जाम में वो पूछेगा कि एक समय में पहुंचने वाली तरंगों मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है, सब बोले बड़ गड़बड़ हो जी भाई के बोले से। प्रघात का अर्थ होता है जिस धरातल पे टक्कर लगाएगा भूकंप, उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, प्रघात कहा जाता है। ये छोटे छोटे शब्द है जो हाई लेवल की एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है, नॉर्मल रीड जैसे एग्जाम में आपको इनकी जरूरत नहीं है, इनकी जरूरत है। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि सर कारण क्या होता है भूकंप आने की। द रीजन ऑफ अर्थक्वेक, भूकंप आने के कारण, अर्थक्वेक कह सकते हैं हम, वाइब्रेशन कह सकते हैं पृथ्वी का। देखो बच्चों, बहुत सारे कारण हैं। जहां पर जल और स्थल मिलता है वहां भूकंप ज्यादा आने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि वहां दरारों द्वारा पानी अंदर चला जाता है। भूमि के नीचे हम जैसे जैसे जाते जाएंगे वैसे टेम्परेचर प्लस होता जाएगा, भूमि से जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे टेम्परेचर माइनस होता जाएगा। 32 मीटर पे 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाता है। भूमि के अंदर तापमान बढ़ता है। कभी आपने कुई खुदाई के समय कभी कुई में घुसे हो क्या, घुस के देख लेना, भयंकर गर्मी होती है। जैसे थोड़ी सी कुई कितनी बड़ी है, 15-20 फुट खुदेड़ी है, उसमें भी भयंकर गर्मी हो जाती है। अब नीचे गर्म है, ऊपर से किसी वजह से पानी का रिसाव होकर वहां तक पहुंच जाता है, वो भाप बन जाता है। भाप बनेगी तो भाप तो भाई बाहर आने की कोशिश करेगी, वो नीचे भूमि से टक्कर लगाना शुरू करेगी। कई बार तो टक्कर लगा के रुक जाती है, टक्कर लगाई रुक गई, भूकंप थोड़ी बहुत पृथ्वी हिलेगी। कई बार टक्कर इतनी जबरदस्त होती है कि वो भाई साहब सारा का सारो डंगो बारे ले गिर देगी, जगन के बोले लावा बोलते हैं जिसे, भूकंप यानी ज्वालामुखी। तो भूकंप का पहला कारण जो होता है वो होता है बच्चों ज्वालामुखी। द मूल रीजन देखिए तो भूकंप सबसे ज्यादा ज्वालामुखी। 1883 का एक भूकंप आया था क्राकाटोआ में, और एक 1968 में आया था एटना। क्राकाटोआ और एटना, ये दोनों के दोनों जो है वो ज्वालामुखी की वजह से आए भूकंप थे। ये 1883 1968 के अंदर आया था। पृथ्वी जो है वो गर्मी की वजह से सिकुड़ती भी है। अब सोचो कोई चीज है वो सिकुड़ रही है तो भाई ऊपर वाली चीज तो हिलेगी, इसकी वजह से हो जाए। तीसरा जो कारण है जलीय भार। जलीय भार का मतलब मुख्य रूप से बांध। सर कैसे? पृथ्वी का अपना एक संतुलन है, कहीं पर्वत है तो कहीं नीचे वाले भाग है, समस्तिकी, यानी ये संतुलन बना हुआ है पृथ्वी का, शुरू से ही बना हुआ है। इस संतुलन में अगर गड़बड़ होती है तो भूकंप आने के चांसेस रहते हैं। नीचे प्लेटें हैं इस प्रकार से, एक दूसरे के ऊपर रखी हुई प्लेटें हैं, आराम से टिकी हुई, कोई समस्या नहीं। अब हमने क्या किया, धरातल के ऊपर एक बांध बनाया। हम मकान की नींव क्यों डालते हैं? क्योंकि अंदर तक खुदाई अगर हमने बगैर नींव मकान डाल दिया तो वजन से धरती अंदर जाएगी और मकान गिर जाएगा। बांध हमने बनाया और बांध के अंदर करोड़ों लीटर पानी डाल दिया हमने। अब तुम बताओ, बांध है वहां पानी, एक जगह पृथ्वी का संतुलन तो बिगड़ गया, एक जगह भार ज्यादा हो गया। अब पृथ्वी के नीचे प्लेटें, उन प्लेटों पे भी तो दबाव पड़ेगा, पानी का दबाव कहीं तो पड़ेगा। प्लेटों पे जब दबाव पड़ा, दबाव पड़ने से प्लेटें खिसक जाएगी, कोई चीज है इस पे दाब डालो खिसकेगी, और इसकी वजह से भूकंप आते हैं। आपको पता है टिहरी बांध का सुंदरलाल बहुगुणा ने विरोध किया था, बोले एक तो भूकंप जोन है क्योंकि हमारा भूकंप जोन हिमालय है, ऊपर से तुम बांध बना रहे हो, भूकंप आने के तो चांसेस हो गए। बांध की वजह से क्या सर कहीं भूकंप आया? बिल्कुल आया है, महाराष्ट्र में आया था, कोयना बांध की वजह से बड़ा भूकंप आया था। इसका मूल कारण बताया गया था कोयना बांध, तो बांध की वजह से भी भूकंप आ जाते हैं। ठीक है गुरुजी, ये सिर्फ समझने हैं, इनमें ज्यादा माथापच्ची आपको नहीं करनी है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं आपको। फिर है टेक्टोनिक भूकंप, विवर्तनिक जिसे कहते हैं भूकंप, विवर्तनिक भूकंप, टेक्टोनिक भूकंप। चट्टानों में भी तो वलन पड़ता है, ब्रश भयंकर होता है। 1968 का कैलिफोर्निया और 1923 का जापान का जो भूकंप था वो विवर्तनिक भूकंप का उदाहरण था। 1986 कैलिफोर्निया और 1923 जापान का भूकंप। फिर है समस्तिकी, ये क्या है? आइसोस्टेटिक्स, समस्थितिकी जिसे बोलते हैं, बता दिया, पृथ्वी का एक संतुलन बना हुआ है, इसे संतुलन मूलक भूकंप भी कहते हैं। ऊंचा पर्वत और नीचे डेल्टा, इनमें अगर संतुलन में गड़बड़ होगी तो भूकंप आएगा। 1949 का हिंदको का भूकंप जो है वो इसी का उदाहरण था। सिर्फ समझना है, रीड लेवल तक इनको नहीं ध्यान रखना है। हाँ,
फेस्टेड वालों को थोड़ा ध्यान रख लेना इसको, जो ज्योग्राफी से फेस्टेड की तैयारी करते हैं। हिमशिलाओं की वजह से, हिमशिला कह दो, पहाड़ कह दो, मान लो आप छत के ऊपर और वहां से कोई भयंकर भारी आप पत्थर डालते हो नीचे, और पत्थर डालता ही पड़ोसी के कहेगा बोलो रा धरती हाली आज तो। कई बार कहने बोल टिंगर जो ऊपर उपड़े तो धरती हालेगी, क्योंकि ऊपर से कोई वजनदार चीज अगर हम पृथ्वी पे डालेंगे तो जाहिर सी बात है धमाका तो वही हो और हिलेगा। बर्फ कितनी बड़ी, आपको पता है टाइटेनिक जहाज किस वजह से डूबा, सब बर्फ से टकराने। अब टाइटेनिक जहाज जो है हमारे तारानगर जितना बड़ा था, इससे भी बड़ा था। अब इतने बड़े जहाज को डुबाने के लिए इतनी सी बर्फ तो हो नहीं सकती, कई गोड़ो थोड़ सो बर्फ आई और टकराई, पता नहीं कितनी बड़ी बर्फ की सिल्ली टकराई होगी। अब इतनी बड़ी सिल्ली टकराई है तो सोच सकते हो इतनी बड़ी सिल्ली अगर ऊपर से भूमि के ऊपर गिरी तो भाई साहब धमाको तो होगा। उसकी वजह से भूकंप, कई बार ऊपर के बहुत बड़े पहाड़ टूट जाते हैं, और की बारिश वगैरह ज्यादा होती है, पहाड़ कई बार टूट के नीचे आके गिरता है, धरती को हिला के रख देता है। तो हिमशिला पहाड़ की वजह से भी भूकंप आ जाते हैं। प्लेटोनिक भूकंप, जिसे वितलीय भूकंप कहते हैं, वितलीय या प्लूटोनिक भूकंप। सर ये क्या है? जो भूकंप बहुत ज्यादा गहराई में आई, ये जो भूकंप होते हैं ना वो भूमि के बहुत ज्यादा गहराई में, जिसमें कहते हैं कि 250 से 750 किलोमीटर गहराई पे आई। अब इतनी किलोमीटर गहराई में अगर भूकंप का मूल केंद्र है तो पृथ्वी के ऊपर इसका इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा, और वैज्ञानिक भी इसके ऊपर ज्यादा खोज नहीं कर पाए हैं। लेकिन 1954 में भूकंप आया था सियरा नेवदा, वो 630 किलोमीटर नीचे था, सियरा नेवदा का। बस थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं ज्यादा। फिर आते हैं प्लेट विवर्तनिक भूकंप। नेक्स्ट जो भी कारण है प्लेट विवर्तनिक। आपको पता है कितनी प्लेटें, क्या फेस्टेड में टॉपिक तो स्पेशल लगता है। भूकंप की गहराई, प्लेटों के टकराने से कई बार प्लेट जहां पे मिलती है, दो प्लेट, वहां भी भूकंप आने के चांसेस। सर्वाधिक भूकंप कहां आते हैं? महासागरीय मग्न तट के ऊपर। क्यों? महासागरीय तटों पे अग्निवलन है, वहीं पर दो प्लेटें मिलती है जहां पर भूकंप आने के चांसेस रहते हैं। अब ये तो नॉर्मल बातें हैं, अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट चीज। देखिए, लहर भूकंप की होती है टावरों लहर। अच्छा गुरुजी भी लहर बोलाएंगे, झटका बोल दे भाई, भूकंप का झटका। वह झटका को नहीं, वह लहर ही है, इसे नाम तो लहर ही देना पड़ेगा। देखिए बता दिया कि भूकंप का जो मूल केंद्र होगा, यह धरातल के नीचे मूल केंद्र है फोक्स, चारों ओर फैलेगा। अब मान लो ये धरातल है, यहां जल आ गया, जल का मतलब द्रव, और इधर नीचे जाता है तो यहां गैस का भाग है। पृथ्वी के अंदर ठोस भाग भी है, द्रव्य भाग भी और गैस भाग। यहां से जो भूकंप किरणें उठी है वो चारों ओर वक्राकार रूप से फैलेगी, यानी अंडाकार या वर्ताकार रूप से चारों ओर फैलेगी बराबर। सर्वप्रथम कहां पहुंचेगी? सर्वप्रथम यहां पहुंचेगी अधिकेंद्र के ऊपर। सबसे ज्यादा झटका अठी महसूस होगा, मूल्यांक के अधिकेंद्र के ऊपर। ठीक है, पहला जो झटका आएगा वो बड़ा नॉर्मल आएगा, सिस्मोग्राफ से उसे आंका ही नहीं जा सकता, प्राथमिक कंपन कहते हैं। जैसे हार्ट को एक झटको आवा नहीं छोटो से, वो पहलो झटको है। फिर आवा दूसरो झटको, जो तुरंत बाद आओगे शीघ्रता आओगे, जिसे हम द्वितीय कंपन कह देते हैं। फिर आता है खतरनाक और प्रधान कंपन, जो तीसरा कंपन है। इन्हीं के आधार पर इनके नाम दिए गए। देखिए सबसे पहले कौन सा भूकंप आएगा? सबसे पहली लहर का नाम है बच्चों प्राथमिक लहर। दिख रही है नहीं सारा? आराम से समझो, प्रश्न यहीं से पुटअप होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। जिसे हम प्राथमिक का मतलब प्रधान, प्रधान का मतलब हम इसे प्राइमरी भी कह सकते हैं, प्राइमरी वेव्स, प्राथमिक लहरें। इनको ही अलग से बना लेना, इनके बारे में ही लिख लेना। इसका एक तो उपनाम है, इसे दबाव वाली लहरें या अनुदैर्ध्य लहरें कहा जाता है। प्राथमिक लहरों को अनुदैर्ध्य लहरें कहा जाता है, अनुदैर्ध्य लहरें। ये चीज ध्यान रखना, प्राथमिक लहरों को अनुदैर्ध्य। ये वैसे तो तीनों माध्यमों में से ही गुजरती है, ठोस, द्रव्य और गैस। ये जो लहर आएगी तो ऐसे उठी, ऐसे प्राथमिक लहरें। अब द्रव्य आ गया तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये पानी में भी चली जाएगी, गैस में भी चली जाएगी और ठोस भाग पे भी चली जाएगी, क्योंकि नॉर्मल लहरें हैं ये।
तरल में गति कम होती है लेकिन होती है एक प्रकार से। यानी पूछ लेते हैं कि तीनों माध्यमों से गुजरने वाली, तो ये प्राथमिक है। इसकी स्पीड अगर बात करें हम तो लगभग 8 से 10 किलोमीटर प्रति सेकंड, 8 से 10 किलोमीटर प्रति सेकंड सबसे पहले यही पहुंचती है, इसीलिए इसे प्राथमिक, छोटो सो झटको आए हुए वो लहरें हैं प्राथमिक लहरें। फिर आओगे ताबरो दूसरो झटको, जकन आपा के बोल देंगा द्वितीय लहरें। द्वितीय लहरें, सेकेंडरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स, दूसरी लहरें। इन्हें द्वितीय या वो अनुदैर्ध्य, ये अनुप्रस्थ है, ये चीजें ध्यान रखना, ये ज्यादा पूछ लेते हैं। इन्हें अनुप्रस्थ लहरें कहते हैं, जो किसकी तरह गति करती है? प्रकाश तरंग की तरह, प्रकाश तरंग की तरह। अब देखो इसमें क्या होगा, गौण तरंगे कह सकते हैं। ये वैसे तो मुख्य रूप से ठोस में ही गति करती है, जल थल दोनों में कर लेती है, लेकिन मुख्य रूप से ठोस है। उससे खतरनाक झटका है ये दूसरा, कहीं ना अर्ट का 3 ही झटका, 3 ही लहर अंग है, भूकंप का भी 3 ही झटका होगा, जहां अर्ट का 3 और भी। इसकी विनाश क्षमता बहुत खतरनाक है टाबरू। गति जरूर इसकी कम है, गति बहुत कम है, उससे कम है। इसकी तो लगभग 3 से 5 किलोमीटर प्रति सेकंड ही गति है, ओनली 5-6 किलोमीटर प्रति सेकंड। लंबी दूरी तय करती है, इसलिए इसे लॉन्ग वेव्स या एल तरंगे भी कह सकते हैं। स्पीड कम में मतलब आंख होनी खतरनाक होनी भाई। जीप घनी स्पीड हुआ, लेकिन ऊपर कर टिप्पे नहीं जदर पापड़ कौन बने, एर जको आवे नहीं रोलर बिंग स्पीड तो की कोनी, लेकिन ऊपर कर टिप्पियां पापड़ बनाते वो खुर्चिए काटना पड़े। तो भाई बात है, भाई साहब की गति जरूर कम है लेकिन खतरनाक बहुत है ये। फिर आती है तीसरी लहरें, और वह तो लव तरंगा बोले मान। अब लव तरंगा धन बेरो कितनी खतरनाक होगी बताने की जरूरत थोड़ी है। एल वेव्स, तीसरी लहरें जिन्हें धरातली या दीर्घ तरंगे, एक माओ कौन बेरो पड़ रहे हो, यूज कौन सा मारकर एल वेव्स। टावरो बहुत खतरनाक, वेगिंग और दरी को नहीं, रोलरों ही कम स्पीड है, यानी 1.5 से 3 किलोमीटर प्रति सेकंड, बहुत कम स्पीड है लेकिन बहुत खतरनाक है भाई साहब। तीसरो झटको तो ले गई डूबे वो, बहुत धीमी है लेकिन सबसे विनाशकारी है ये 3 तरीके की लहरें बताई है मैंने, यहीं से ज्यादा प्रश्न आता है। एनसीईआरटी में ये तीनों प्रकारों का वर्णन ज्यादा किया गया है। अब गति के अनुसार कुछ लहरें और खोजी गई, तो हाई लेवल की तैयारी करने वाले यहां पर भी ध्यान देंगे। पी व एस लहरें और खोजी गई। सर्वाधिक गति होती है इनकी और अंतरतम कोर भाग तक प्रवेश कर जाती है, भूमि के नीचे वाले भाग तक। फिर कुछ लहरें और खोजी गई जिन्हें कहा गया पी जी व एस जी लहरें, और भूमि के अंदर। इसकी जानकारी हमें एक जगह भूकंप आया था 1909 में, क्रोएशिया की कल्पा घाटी में भूकंप आया, उसी से हमें इस नई तरंग के बारे में जानकारी मिली। पी व एस के मध्य की सी है कम, पी से ज्यादा एस से कम। ये ऊपरी परत पे भ्रमण करती है, गति इसकी 3.3 किलोमीटर प्रति सेकंड है। फिर कुछ लहरें और खोजी जिनका नाम दिया पी एस लहरें, यानी एक वैज्ञानिक ने पी खोज दी, एक वैज्ञानिक ने एस लहरें खोज दी। इसका पता 1923 में लगा। किसने लगाया? इसका पता लगाया कोनार्ड ने। किसका? पी लहर का। साथ साथ में ऐसे नोट्स बनाते रहना। ये पी व पीजी के मध्य है ये पी। एस का पता 1926 जेफरीज ने लगाया। इसका पता 1926 जेफरीज ने लगाया। इसकी गति एस व एस जी के मध्य होती है। ये कुछ नई खोजी गई। अब हम जिक्र करेंगे कुछ और चीजों का। ठीक है, चलो करते। अब बात करते हैं भारत में कहां कहां भूकंप जोन क्षेत्र है। आप जहां रहते हो वो जोन सेफ है या नहीं है, इस चीज का हम जिक्र करेंगे। आप भारत की देखा, फिर विश्व की देखा। यहां से भी प्रश्न, अभी जो प्रश्न आया था भूकंप का
ग्राम सेवक में, वो भी बता दूंगा कि कौन सा क्वेश्चन आया था। चलो टावरो 1 मिनट होल्ड रखो। चलो देखो, भारत में 5 भूकंप जोन है। भारत के अंदर 5 भूकंप जोन में शामिल किया गया है भारत को। 60% भूकंप इसी क्षेत्र में आते हैं। हिमालय और गंगा क्षेत्र को ले लें तो भारत के 60% भूकंप यहीं आएंगे। यानी टोटल भारत में 10 भूकंप आएंगे तो 6 यहीं आएंगे। अब उसको अलग अलग मंडल बांटे गए। सबसे पहले का नाम है प्रथम मंडल। ब्रेक ले लो। प्रथम मंडल जिसे कह देते एकदम क्षति रहित है वो, यानी बिल्कुल ही भूकंप नहीं, यानी जिसका नाम दे दिया क्षति रहित मंडल, ये प्रथम मंडल है। और भारत का सबसे मजबूत भाग मेरे बच्चों ये है बीच वाला, जहां पर भूकंप महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, जिसमें और कौन सा क्षेत्र, मालवा क्षेत्र ले सकते हो आप, रांची का क्षेत्र ले सकते हो, जहां भूकंप आने के न के बराबर चांसेस होते हैं। फिर है दूसरा मंडल जिसे कहा गया न्यून क्षति जोखिम मंडल। थोड़ा बहुत आस कहते हैं न्यून क्षति जोखिम मंडल, थोड़े बहुत यहां चांसेस रहते हैं, जिसके अंदर हमारा राजस्थान भी शामिल है, जिसके अंदर बागड़ क्षेत्र राजस्थान का, वो अरावली, बुंदेलखंड, पहाड़ी वाला क्षेत्र है जहां कम चांसेस होते हैं लेकिन आ सकते हैं। छोटा नागपुर भी बिल्कुल ले सकते हो आप इसे, थोड़े बहुत यहां चांसेस है, आ सकते हैं, ठीक है। फिर आता है तीसरा सामान्य क्षति जोखिम। तीसरे मंडल को कहा गया है सामान्य क्षति जोखिम, यानी एवरेज यहां आ सकता है। ये तीसरा मंडल दिया गया है। सर इसमें कौन सा आएगा? इसमें आएगा ये गंगा वाला क्षेत्र। देखो सबसे पहले ये सबसे कम, फिर ऊपर आओगे भूकंप बढ़ता जाएगा, अरावली, बुंदेलखंड, मालवा, फिर ऊपर आओगे भूकंप बढ़ता जाएगा, कहां? गंगा वाला क्षेत्र जो है वो सामान्य क्षति जोखिम के अंदर आता है, तीसरा। फिर आता है चौथा भारी क्षति जोखिम। चौथा मंडल है भारी क्षति जोखिम। सर इसमें इससे और ऊपर चले जाओ, जिसमें जैसे जम्मू कश्मीर है, हिमाचल है, उत्तरी पंजाब है, उत्तराखंड है, और उसके बाद में गुजरात, इसमें आएगा चौथे वाले में भूकंप आने, क्योंकि ऐसा बताया गया हर 30 साल से एवरेज गुजरात में एक भूकंप आता है। फिर सिक्किम हो गया, ये क्षेत्र है, दिल्ली भी इसी के अंदर आएगा बच्चों, हमारी राजधानी जो है वह भूकंप के चांसेस रहते हैं। फिर आता है पांचवा अत्यधिक विनाश क्षेत्र। कौन सा? सबको पता है हिमालय। अब आप कहोगे सर हिमालय में इतने भूकंप क्यों आते हैं? जिसमें कच्छ भी शामिल है, ध्यान रहे, कच्छ इसमें आएगा 5वें मंडल में। प्रायद्वीपीय भारत, ये सर प्रायद्वीपीय भारत में भूकंप ज्यादा चांसेस क्यों? क्योंकि ये स्थल भाग है, ये जल भाग है। जहां स्थल और जल मिलते हैं वहां बीच में गैप आ जाता है, गैप में बीच में से पानी नीचे चला जाता है, और नीचे गर्मी से वो भाप बनकर वापस ऊपर आगे भसड़ मचा देगा। इस वजह से ये क्षेत्र भी इसी के अंदर आएगा, जम्मू, हिमाचल, उत्तराखंड और पूरा पूर्वोत्तर भारत। अरावली स्थिर हो चुकी है, बहुत प्राचीन है, स्थिर हो चुकी है, लेकिन हिमालय आज भी बढ़ रहा है, तो बढ़ेगी की चीज, यानी हिमालय बेचारों पूर्व को नहीं अभी तक बढ़ रहा है, तो भूकंप आने। भारत में सबसे ज्यादा भूकंप किस जोन के अंदर आएंगे? हिमालय जोन के अंदर, ठीक है गुरुजी। अब गुरुजी थे सह बात बता दी, किया ना अपनो यार केर बात तो थी भूली गया, अरे भूलिया को नहीं, अब बता दिया। अब हम बात करेंगे भूकंप की तीव्रता। किया नापा, पहले जो भूकंप है, भूकंप दो तरीकों में आती जाओ, या तो गति के आधार पर या मानव क्षति के आधार पर। भाई कठी भूकंप आयो है, एर्थेबस में बैठे और थे को 8 भूकंप आयो, लोग भी हैं, ये सब कुछ थे को आगे उगत की, कहीं से गुजरे, सब कुछ सत विकसित हो चुका है, सारी इमारतें गिर चुकी है, दरारें पड़ चुकी है, थान का भूकंप आए थे को यार बहुत तकड़ो आए। तो ये तो होता है क्षति के आधार पर कि मानव पर कितना प्रभाव पड़ा। पहले जो भूकंप मापा जाता था उसका पैमाना था मर्कली, मर्कली जिसे मर्कली पैमाना, मर्कली पैमाना, यानी मरने के आधार पे है, सीधा याद रखें। इसे 1902 में विकसित किया था मर्कली पैमाने को। इसमें संख्या 1 से 12 तक थी, शुरुआत का है ये पैमाना। ये मरने के आधार पे थे कि भाई इतना मरिया जो तो इतना पैमाना है, यानी गुणात्मक था, परिमाणात्मक नहीं था ये। फिर एक नया पैमाना जो वर्तमान में चलता है वो लिया, क्योंकि इसके आधार पे हम सही अनुमान नहीं लगा सकते।
फिर हमने नया जो लिया वो पैमाना लिया, भूकंप किससे नापा? भूकंप नापने का यंत्र था सिस्मोग्राफ। अब सिस्मोग्राफ में कैसे नापोगे? रिएक्टर में। कहते भूकंप को नापा जाता है रिएक्टर में। जैसे आप थे या थोड़ी को 2 किला दूध ले आयो तो बावड़ो है तू ले आयो, थे या थोड़ी को अगर 2 लीटर चावल ले गए तो बावड़ो यमुना ले गए तो नॉलेज को नहीं। तो अब थोड़ी को आके 2 किला भूकंप आयो। भूकंप को जैसे दूध को लीटर में नापते हैं ना, वैसे ही भूकंप को रिएक्टर में हमें ऐसा बोलना पड़ा 3 रिएक्टर, 4 रिएक्टर, 5 रिएक्टर, 6। ये जो है वो चार्ल्स रिएक्टर ने इसका आविष्कार किया था, चार्ल्स एफ रिएक्टर। यही चलता है ज्यादा 1935 के अंदर। यह भूकंप नापी यंत्र है। फिर गुटेनबर्ग में इसने संशोधन भी किया था 1965। ज्योग्राफी वाले जानते हैं कौन है गुटेनबर्ग, ठीक है। इसमें जो संख्या लिखी होती है ये भूकंप मापी यंत्र है, मान लो ये मान लो भूकंप मापी यंत्र है। नीचे तो 0 तो होगा ही होगा, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी इसमें संख्या 1 से 9 के बीच होगी। ये ऊर्जा पर आधारित है। ये स्केल भूकंप ऊर्जा क्या था, कितनी ऊर्जा निकली उसी के आधार पे पैमाना निकलता है। आज तक का भूकंप लगभग 9.1 समथिंग 8.9 तक जा चुका है आज तक का भूकंप। अब क्या होता है, हमें जो समझदारी वाली बात, जैसे मान लो कि आप न्यूज सुने कि वहां पर भूकंप आया है, ठीक है सर। न्यूज सुनते ही कहा गया, आपने न्यूज में बताया कि 5 रिएक्टर का भूकंप आया है। अब आप कोई पूछ ले कह रहे तू पढ़े बता 5 रिएक्टर आए कि तो क्या खतरनाक है कौन, बस वही चीज समझनी है। वो कॉमन लाइफ में काम आई कि कितना रिएक्टर आए जिसके आधार पे आप अंदाजा लगा सको कि भूकंप खतरनाक था या नहीं। सबसे पहले तो इस रिएक्टर के बारे में मैं बताता हूं, कितनी तीव्रता पे भूकंप पे क्या प्रतिक्रिया होगी, नई चीज बताता हूं आपको, ठीक है, समझो इसको। अगर रिएक्टर 3.5 से कम है, यानी 3 साढ़े 3 रिएक्टर का भूकंप आया है, तो इसे सिर्फ सिस्मोग्राफ ही रिकॉर्ड कर सकता है। मानव को इसके भूकंप के बारे में पता ही नहीं चलेगा। यानी अगर कहा कि भूकंप आया 3 रिएक्टर था तो थे समझ लो कोई टेंशन आई बात को नहीं, आदमी बेरो पहुंचा ले। फिर भूकंप आया है 3.5 से ऊपर, लगभग 4 यानी 3.5 4.5 मान लो लगभग। इसे केवल सीरियस व्यक्ति ही पता लगा सकता है। कोई एकदम ध्यान में बैठे आराम, कोई सीरियस व्यक्ति है बैठा हुआ एकदम, उसको पता चलता है कि धरती हिल रही है। कितना, तो ये भी कोई खतरनाक नहीं है, आने दो। फिर मान लो कि इससे ऊपर भूकंप चढ़ जाए 4.2 के लमसम, 4 सवा 4 के लमसम, आराम कर रहा व्यक्ति इसे अनुभव कर सकता है आराम से। बैठे बैठे आदमी पतो लाग जाएगा भाई किमी होने लाग रही। फिर मान लो भूकंप बढ़ जाए, और एक चीज और बता देता हूं, एक रिएक्टर से 2 रिएक्टर भूकंप गया तो वो 10 गुना प्रभाव करेगा। ये ध्यान रख, 10 गुना प्रभाव बढ़ता जाएगा एक रिएक्टर के ऊपर। इस भूकंप को चलता हुआ व्यक्ति भी महसूस कर सकता है। खड़े वाहन वाइब्रेट करने लग जाएंगे, पता चल जाएगा 4.3। अगर भूकंप फिर बढ़ा 4.4 से मान लो 4.8 के बीच में आया, एकदम सामान्य हर कोई अनुभव कर सकता है इस भूकंप को। सोता हुआ व्यक्ति भी जग जाएगा, ये इतना तेज भूकंप हो गए। लटकती घड़ियां और सुइयां बजनी शुरू हो जाएगी, मंदिर का घंटा भी इस भूकंप से बजने लग जाएगा, इतनी धरती हिलने लग जाएगी यहां आते आते। फिर चले गए हम और ऊपर, 4.9 से 5.4 रिएक्टर। ये लिखना नहीं है, सिर्फ समझना है, यहां से कोई प्रश्न पुटअप नहीं है, सिर्फ समझना। सारी लटकती चीजें झूलन लग जाएगी, पंखा आप ही हलन लग जाए, बेचारा लाइट आगे दिखे, सगड़ी लटकती हुई चीजें झूलने लग जाएगी। अगर आपने कुछ भी ऊपर रख रखा है, मान लो आपने ऊपर दारू की बोतल रख रखी है कहीं ऊपर छुपा के, वो गद्दे से नीचे आगे पड़ जाएगी। भाई जी गुरुजी में दारू कौन पिया, तो खांसी दवाई रख रखी होगी, तो बावी पड़ सके, ऊपर रखी चीजें नीचे लुढ़क के गिरनी शुरू हो जाएगी इसके ऊपर। फिर भूकंप बढ़ता गया है, अब चले जाओ 5.5 से 6.1 रिएक्टर। दीवारों के अंदर दरारें पड़ जाएगी इस भूकंप के अंदर, प्लास्टर भी छोड़ देगी दीवार। फिर आओ भूकंप 6.2,
बस अगर आपको कहीं सूचना मिले कि भूकंप आया है, उसका रिएक्टर अगर 6 से ऊपर है तो समझ लो खतरनाक भूकंप आ चुका है। गए इससे नीचे है भूकंप कोई खतरनाक नहीं होता। एकदम विनाश शुरू हो जाएगा। यहां से गाड़ी चला रहे व्यक्ति को भी महसूस हो सकता है ये भूकंप। चला रहे, खड़ी गाड़ी में तो महसूस नहीं होगा, चला रहे को, खड़ी गाड़ी वाले को तो 4.5 के लमसम महसूस होता है। इमारतों में दरारें पड़ जाएगी इस भूकंप के बाद। फैक्ट्रियों की बड़ी चिमनियां तुरंत धड़ाम से नीचे आके गिर जाएगी, कमजोर इमारतें भी गिर जाएगी। ये फिर भूकंप को और बढ़ाओ, 6.2 से ले जाओ 6.9, इसमें मकान गिर जाएंगे, भूमि के अंदर दरारें पड़ जाएगी, पाइपलाइन भी टूट जाएगी। अब देखो भूकंप अगर किसी क्षेत्र में आए तो कितना विनाश होता है। कोरोना के अंदर व्यक्ति को ले जा तो सकते थे हॉस्पिटल तक, जयपुर तक। यहां जब भूकंप आता है तो इतनी चौड़ी दरारें हो जाती है कि चिकित्सा सुविधा पहुंच ही नहीं पाती। आप बताओ, इतनी चौड़ी चौड़ी खाइयां बन जाती है, नदियां अपना रास्ता छोड़ देती है, खाइयां के अंदर कैसे गाड़ी पार करेंगे? तो लोगों को मरते हुए छोड़ना पड़ता है। अगर हम सेना बुला के इलाज करें तो सेना भी नहीं पहुंच पाती, क्योंकि इतनी बड़ी दरारें पड़ गई, गाड़ियां कहां से निकल के आएगी? तो मकान ध्वस्त, इमारतें गिर जाएगी, पाइपलाइनें। फिर भूकंप आया है 7 से मान लो 7.3, इसमें बहुत चौड़ी दरारें पड़ जाएगी भूमि के अंदर। आपने कभी भूकंप का कोई सीन देखना, आपको पता चल जाएगा। रेलवे लाइनें भी मुड़ जाएगी इसके अंदर, रेलवे लाइन, और भूसंकलन शुरू हो जाएगा, पर्वत भी गिरने शुरू हो जाएंगे। जैसे थारा घर का सारा टिब्बो है, नहीं तो वो टिब्बो ही खिसक के नीचे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इतो धरती आ लगेगी अंदर। फिर भाई साहब आता है 7.4 से 8.1, त्राहिमाम त्राहिमाम, विनाश ही विनाश है। सिर्फ कुछ इमारतें बचेगी, सिर्फ कुछ गिनी चुनी, बाकी सब गिर जाएंगे। इसके अंदर पुल भी गिर जाएंगे, पुल नहीं बचेगा इसके। रेलवे लाइनें मुड़ जाएगी, पाइप लाइनें खत्म हो जाएगी, केबल लाइनें खत्म हो जाएगी, और बाढ़ भी आ जाएगी। क्यों? क्योंकि धरती हिलने से नदियां अपना रास्ता बदल देती है। अब सोचो पानी जा रहा है, पानी को ऐसे लाएंगे तो नदी अपना रास्ता बदल देगी, तो नदियां भी अपना रास्ते। फिर आता है 8.1 से ऊपर, इसका वर्णन करना तो मुश्किल है। सर्वनाश सर्वनाश, धरातल के पदार्थ भी हवा में उछल जाएंगे। इस तरीके से धरती हिलेगी, धरातल के पदार्थ। और के बताना की बताना लाइक को खत्म है सारी कहानी। जब 8 से ऊपर रिएक्टर, तो समझ लो कहीं भूकंप आया है तो 5.5-6 से ऊपर है तो वो विनाशकारी भूकंप ही है। सर क्या इन भूकंप की भविष्यवाणी की जा सकती है? चलो चर्चा करते हैं, की जा सकती है कि नहीं। यानी भूकंप की भविष्यवाणी की कुछ विधियां हैं, सिर्फ समझना है इस चीजों को। भूकंप आने से पहले बहुत सारे पृथ्वी के अंदर परिवर्तन होंगे। अगर हम उन परिवर्तनों को महसूस कर पाते हैं तो भविष्यवाणी हो सकती है। प्रभावित क्षेत्र कुछ तो दीर्घकालीन, जैसे बता दिया कि फिक्स हो गया कि इतने सालों बाद इस क्षेत्र में भूकंप आता है। जैसे हमारे गुजरात में भूकंप आते रहते हैं हर 30-40 साल से। फिर पहले जो तरंग आएगी पी तरंग, सबसे पहले तो यही आएगी, छोटा सा झटको है, ये छोटा सा झटका है, नॉर्मल साइज, और इसका मतलब कभी भी बड़ा भूकंप आ सकता है। जैसे कोई पृथ्वी हिली है कहीं, तो सचेत हो जाना चाहिए कि वहां आगे भी कभी भूकंप तुरंत 2-4 दिन के अंदर आ सकता है। भूमि का उत्थान भी होने लग जाता है कई बार। कई बार नॉर्मल भूमि ऐसे खिसकना शुरू हो जाती है, छोटी छोटी दरारें पड़ जाती है, जिन्हें देख के पता लगाया जा सकता है कि भूकंप आ सकता है। यहां भूकंप आने भूमि गुंबदाकार रूप से ऊपर भी उठ सकती है। एक जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है रेडोन गैस। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। रेडोन निकास, रेडोन गैस का निकलना किसी बड़े भूकंप के आने की सूचना है। हमारे मानव के अंदर जब हार्ट अटैक आता है हम उसे महसूस कर नहीं पाते। हार्ट अटैक से पहले कुछ ऐसी प्रतिक्रिया होगी, नॉर्मल सीने में दर्द, हाथ में दर्द, या फिर जी मचलाना, ऐसी कुछ घटनाएं जो हमें हार्ट अटैक की ओर ले जाती है। उस समय व्यक्ति अगर संभल जाता है तो ठीक है, वो हार्ट अटैक आने से पहले की सूचनाएं हैं। ये रेडोन गैस आने का मतलब ये है कि धरातल, ये याद रखना सबसे महत्वपूर्ण चीज, पशुओं का आचरण। ये तरंगे हैं, कुछ ऐसी तरंगे होती है जिसे मानव महसूस नहीं कर पाता। जैसे आत्मा, भूत प्रेत, कुछ लोग मानते हैं, कुछ नहीं मानते। जो चपेट में आ गए वो मानते हैं, जो नहीं है वो नहीं मानते। वैसे वैसी का
नेगेटिव एनर्जी नाम दे देता हूं मैं, इसे आत्मा का नाम न देते हैं। अगर किसी घर में नेगेटिव एनर्जी है तो वहां पशुओं की प्रतिक्रियाएं बदल जाएगी। अगर नेगेटिव एनर्जी है तो वहां घर में गाय भैंस कोई भी जानवर है वो चिमकेगा। आपके घर में अगर कुत्ता है और आपके घर में अगर नेगेटिव एनर्जी है, आपको नहीं दिखेगा, आप उसे महसूस नहीं कर सकते, उन तरंगों को कुत्ता महसूस कर लेगा। अगर कुत्ता किसी एक तरफ देख के घूसना शुरू हो गया है, अलग प्रतिक्रिया कर रहा है, समझ लो घर के अंदर कोई नेगेटिव एनर्जी है। वही चीज है भूमि के अंदर जितने भी जानवर है, कीड़े मकोड़े सांप बिच्छू, सब भूमि से बाहर आ जाएंगे। उन्हें उन तरंगों को सुनाई देने की क्षमता होती है पशुओं के अंदर। कुत्ते वगैरह बुरी तरीके से भौंकना शुरू हो जाएंगे और इधर उधर अपना छुपने का स्थान ढूंढना शुरू कर देंगे। यानी पशुओं को इन चीजों का एहसास होता है। छिपने, चिड़िया जोर जोर से चहचहाना शुरू हो जाएगी, मोर वगैरह ये सारी चीजें चहचहाना शुरू हो जाएगी। एक मिनट, एक मिनट। अब देख, अब हमें बात करना है कि विश्व के कौन कौन से भूकंप क्षेत्र है। सबसे पहले जो अभी प्रश्न पूछा गया था, आपको बताया जहां दो प्लेटें मिलती हैं वहां भूकंप, जैसे ये सागर है, समुद्र है प्रशांत महासागर, और ये क्षेत्र इधर भी प्रशांत महासागर, और ये क्षेत्र, इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं। ये भूकंप जोन ही क्षेत्र है। क्या है ये? भूकंप जोन क्षेत्र है। प्रशांत महासागर पेटी कहा जाता है इसे। विश्व के 68% भूकंप यही इसी जोन के अंदर आता है। जैसे जापान यही तो है, इंडोनेशिया यही है, न्यूजीलैंड है, ये भाग भूकंप जोन है। यहां ज्वालामुखी भी, ज्वालामुखी का मतलब आग, इसे अग्निवल्ले कहा जाता है। ये ग्राम सेवक में आया था कि अग्निवल्ले कहां स्थित है, ये यही स्थित है अग्निवल्ले। यानी सर्वाधिक 80% भूकंप जो है वो प्रशांत महासागर पेटी के अंदर आते हैं, जहां दो भाग मिलते हैं, जल और स्थल। वहां भूकंप जिसमें फिलीपींस है, न्यूजीलैंड है, कैलिफोर्निया है, अलास्का है, ये कई क्षेत्र आते हैं। दूसरा क्षेत्र मध्य महाद्वीपीय पेटी, मध्य महाद्वीपीय पेटी, याद कर लेना फर्स्ट एड वाले इनको। 21% भूकंप इसी क्षेत्र में आते हैं, और भारत भी इसी क्षेत्र के अंदर आता है, जो मैक्सिको से शुरू होती है और फिर अटलांटिक महासागर, अलास्का, काकेशस होते हुए हिमालय क्षेत्र और उसके समीपवर्ती क्षेत्रों तक जाती है। मध्य महाद्वीपीय पेटी, भारत इसके अंदर आता है। फिर है मध्य अटलांटिक पेटी, मध्य अटलांटिक पेटी, यह भी भूकंप क्षेत्र है। कटक के सारे कुछ क्षेत्रों पे भूकंप आते हैं। तो आपसे पूछे विश्व के सबसे ज्यादा भूकंप जापान में, और कौन सी पेटी है? मध्य महाद्वीपीय पेटी। अब बात करें भूकंप की हानियां, पूरा डिटेल कर रहे हैं। अब हानि क्या क्या बताएं भाई? हानियां ही हानियां हैं। 2001 में भुज का भूकंप आया था, बड़ा तकड़ा भूकंप था, उसकी तीव्रता 7.9 थी। 26 जनवरी को याद है, हम बच्चे थे उस समय, आपको हो सकता है याद है या नहीं, मुझे नहीं पता। क्लास ले रहे थे, सॉरी उस समय 26 जनवरी थी, वो प्रार्थना चल रही थी, उस समय आया था और महसूस हुआ था कुछ लोगों को, यहां तक भी। ये बड़े भ्रंश, यातायात साधन बंद कर देंगे। क्यों? भूकंप की हानि है। कई बार भूकंप से भीषण आग भी लग जाती है। लेकिन लाभ क्या होता है? भूकंप से जितना भी हमें भूमि की जानकारी अंदर की मिली, वो सब भूकंप से मिली है, लगभग 80%। 5000 नीचे जाके वैज्ञानिक तो आ नहीं सकता, 5000 नीचे से लावा बाहर आया, उस पर हमने शोध कर लिया। यानी भूकंपीय तरंगों द्वारा हमें भूगर्भ की सारी जानकारियां मिली हैं। कई बार इसके द्वारा नए बांध भी बन जाते हैं, जिसे बांध का मतलब हम कहें कि पानी वाला टापू क्षेत्र बन जाता है। जैसे गुजरात के अंदर जब भूकंप आया तो वहां एक बांध बन गया, लोगों ने कहा कि अल्लाह ने भेजा है, उसे अल्लाह बांध नाम दिया गया। उसी प्रकार कई नई स्थलाकृतियां बन जाती है, झील बन जाती है, पर्वत पठार ये भी बन जाते हैं, क्योंकि लावा आता है तो पर्वत भी बन जाता है। कई सुरक्षित पतन भी बन जाते हैं। अब ये थोड़ा बहुत लाभ है इसके, मेन है भूमि की हमें जानकारी मिलना। भारत में सबसे बड़ा भूकंप 1737 कलकत्ता के अंदर आया था। गुजरात वाला एक तरीके से भारत का दूसरा बड़ा भूकंप कह सकते हैं, तीसरा भी कह सकते हैं, क्योंकि कोयना बांध वाला भूकंप भी 1967 का महाराष्ट्र का बड़ा भूकंप था। लेकिन ये अपवाद है, दक्षिण भारत में इतने भूकंप नहीं आते, वो भूकंप रहित क्षेत्र है, लेकिन फिर भी आ गया। उसके बाद 1993 में एक लातूर में भी आया था, और कच्छ वाला तो बड़ा है। अब ये चीजें तो हम पढ़ चुके हैं। एक नई चीज लगे हाथों हम पढ़ ही लेते हैं, जिसका नाम है सुनामी। व्हाट इज सुनामी?
इंग्लिश में हम बोलते हैं टस्यूनाई, क्या TSUNIAN, टस्यूनाई, जो भी बोलते हैं टस्यूनाई बोलते हैं इसे, ठीक है। सुनामी जापानी भाषा का एक शब्द है। तस्यु का अर्थ होता है समुंदर, उनामी का अर्थ होता है लहरें, यानी समुंदर की लहरें। देखो स्थल भाग को आपने ऐसे हिलाया तो ऊपर जकी भी चीज है वह पड़ जाएगी, यानी जब ऊंट हाल लगेगा नहीं, ऊपर कोई बैठे हो नीचे गिर देगा, पाई कहानी है सीधी सी। लेकिन वो भूकंप भाई पानी है, महासागर है, वो भी तो किसी स्थल भाग के ऊपर है, नीचे कहीं ना कहीं स्थल भाग है, उसके नीचे अगर भूकंप आया तो वो पानी को ऐसे हिलाएगा। और भाई साहब जब खतरनाक तरीके से पानी हिलता है ना तो पास वाले स्थल भाग को ले डूबता है, वही सुनामी है। यानी मैं कहूं समुंदर का भूकंप ही सुनामी है। यानी एक समुंदर की हवा है जो बड़े पैमाने पर समुद्र के पानी के अंदर हलचल मचाती है, खुजली सी होती है उसको, और इतने में कईयों की खुजली मिट जाती है। ये है प्लेट खिसकने, ज्वालामुखी, वायुमंडलीय दाब या समुद्र के अंदर की हलचल, इस वजह से। सुनामी बात करें तो सुनामी भी वहीं आएंगे जहां भूकंप आ रहे हैं। महासागर में औसतन 2 सुनामी प्रतिवर्ष आती है, बड़ी सुनामी आती है प्रशांत महासागर में। प्लेट के किनारे विश्व की लगभग अगर बात करें 2/3 भूकंप वही है प्रशांत महासागर क्षेत्र में। विश्व की जितने भी सुनामी आई है वो प्रशांत महासागर की अग्नि वलय में, जैसे फिजी है, पापुआ है, न्यू गिनी है, फिलीपींस है, जापान है, सुनामी आती रहती है, मैक्सिको है। 2004 में 26 दिसंबर 2004 ये सबसे विनाशकारी सुनामी आई थी, जिसका मूल के अंदर जो था ना विनाशकारी सुनामी, ये बड़ी खतरनाक सुनामी थी। इसका रिएक्टर था 8.9। अब अंदाजा लगने लगे ना 8.9 कितना खतरनाक होता है। इसका केंद्र था सुमात्रा की सुनामी, सुमात्रा का इंडोनेशिया, जिससे भारत का तट तक प्रभावित हुआ था। यह सुनामी भारत तक पहुंची थी। फिर भारत ने सोचा कि हमें भी समुद्र में कुछ लगाना चाहिए, तब 2007 ने हमने रिएक्टर पैमाना यह स्थापित किया। फिर तमिलनाडु पर इसका प्रभाव पड़ा था 2004 वाले का, अगर किसी को याद हो, मुझे नहीं पता। तमिलनाडु सबसे प्रभावित हुआ था इस सुनामी की वजह से, ठीक है, याद रह जाएगा क्या बताओ। जापान में सुनामी आती रहती है। 2011 में जापान में एक सुनामी आई थी जिसकी तीव्रता 8.9 थी, जिसकी समुद्र की लहरें इतनी ऊंची उठी थी, 33 मीटर ऊंची चली गई थी समुद्र। ये छोटी छोटी बातें बता रहा हूं, याद रह जाएगी। मियांगी शहर तो खत्म सा ही हो गया था उस सुनामी की वजह से। जापान में आते रहते हैं उस तरह, रोज भूकंप आते रहते हैं जापान में। रिंग ऑफ फायर है न्यूजीलैंड के आसपास का क्षेत्र जहां सर्वाधिक सुनामी आती है, उस क्षेत्र को। विश्व का सबसे बड़ा भूकंप अगर आज तक कहीं आया है तो वो आया है चिल्ली के अंदर। चिल्ली एक देश है, इस तरीके से केरल की तरह लंबा सा एक देश है, देखना। वहां आया था 1960, 22 मई 1960, जिसकी तीव्रता थी 9.5। अरे भाई कितना खतरनाक होगा। अब एक एक लाइन के कुछ चीज मैं बोल रहा हूं, उनको लिख लेना। भारतीय मौसम विभाग दिल्ली, एक एक लाइन है, लिख लेना। हिमालय भूविज्ञान वाडिया संस्थान देहरादून, राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रयोगशाला कलकत्ता, राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रयोगशाला। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर मुंबई, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान। राष्ट्रीय भूभौतिकी संस्थान अनुसंधान हैदराबाद, भारतीय भू सर्वेक्षण विभाग कलकत्ता, भारतीय भू सर्वेक्षण विभाग कलकत्ता। भूकंप अभियांत्रिकी और प्रशिक्षण विभाग रुड़की, भूकंप अभियांत्रिकी और प्रशिक्षण संस्थान रुड़की। कैसा लगा आपको टॉपिक? मैंने इसका फुल डिटेल बता दिया, इससे ज्यादा डिटेल इसका नहीं है। मैंने आपको फर्स्ट एड लेवल तक बता दिया, रीट वाले इसको पढ़ के चले जाना, आपका काम बच जाएगा। अब हमने आपको पता है शिक्षण विधियां डाली हैं। शिक्षण विधियां हिंदी और सामाजिक विज्ञान की हमने हिंदी सबकी होती है, विज्ञान वाले छात्रों के लिए टेलीग्राम पे डाली है। और हमने बीच में उसके लोगो नहीं लगाए, सिर्फ साइड में खाली जगह पे एक लोगो लगाया ताकि बच्चा पढ़ते समय डिस्टर्ब ना। हमारा उद्देश्य जब आपको कुछ अच्छा देना है तो उसमें लोगो लगा के, मान लीजिए कि लोगो से प्रचार होता है लेकिन पढ़ते समय डिस्टर्ब, ये खुद मैंने महसूस किया जब किसी के नोट्स पढ़ते उसमें बीच में लोगो आ जाते, किचपिची हो जाए। इस वजह से साइड में लगाया। वो नोट्स आपको कैसे लगे पढ़ के आप बताइएगा, उसका कमेंट करिएगा। लास्ट तक देखा है तो बता देना, वरना कोई बात नहीं। ओके, थैंक यू।